अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चैप्टर नंबर 3 ऑफ काइनेजोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज थेरेपी, इस चैप्टर को अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो हमसे कहता है कि एक्सरसाइज थेरेपी बेसिकली डेफिनेशन इसकी क्या है। वो कहता है एक्सरसाइज थेरेपी एक ऐसी अप्रोच है जो कि क्या करती है, पेशेंट की रिकवरी को क्या करती है, एक्सेलरेट करती है। यानी पेशेंट की रिकवरी को क्या करती है, स्पीड अप करती है। ठीक है, एक्सेलरेट करती है। अब यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट की इंजरी जब होती है तो उसके बाद पेशेंट को क्या क्या सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़ते हैं और उसकी वजह से एक्सरसाइज थेरेपी उसके बाद उसमें क्या रोल प्ले करती है। आपको पता है इंजरी होती है, इंजरी की वजह से मोस्ट कॉमन एक रिस्पॉन्स होता है, आपको पेन होती है उस जगह पे, यहाँ जो है वहाँ पर क्या होती है, इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है, इन दोनों बातों की वजह से पेशेंट क्या करता है, उस ज्वाइंट को या उस जगह को, उस मसल्स को जहाँ पर भी कोई इंजरी हुई होती है वो उसको इमोबिलाइज कर लेता है। ठीक है, उसको जो है वो मूव नहीं कर पाता। अल्टीमेटली वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, इंजरी जो है वो वर्सन हो जाती है और वहां पर जो है वो दो चीजें डेवलप होती हैं, एक्टिविटी लिमिटेशन। ठीक है, ये वर्डिंग्स बुक में इस्तेमाल नहीं की हुई है, इनको मैं अभी आपको बुक की वर्डिंग में भी एक्सप्लेन करूंगी। एक्टिविटी लिमिटेशन होती है, यहाँ पर जो है वो पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब एक्टिविटी लिमिटेशन किसको कहते हैं, एक पेशेंट नॉर्मली, जैसे कि हम कहते हैं कि नॉर्मली अपने बालों को कंघी कर रहा था, ठीक है, अपने हेयर को कॉम कर रहा था, लेकिन ड्यू टू इंजरी ऑफ द शोल्डर वो अपने हेड जो हैंड को जो है वो ओवर हेड नहीं लेके जा पा रहा है। ठीक है, ओवर हेड नहीं लेके जा पा रहा है और अपनी डेली लिविंग की एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और उसको करने के लिए उसने अपना लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अगर राइट की इंजरी हुई थी या उसने कोई और डिफरेंट पैटर्न ले लिया है मूवमेंट का, ताकि जो है वो उसको पेन जो है वो उस ज्वाइंट में ना शुरू हो जाए। ठीक है, उसको अवॉइड करने के लिए उसने एक नया पैटर्न जो है वो स्टैब्लिश कर लिया, ये मसला हो सकता है। या फिर जो है वो अपनी डेली लिविंग की एक्टिविटीज यानी जो एक सोसाइटी जो चीज़ें उससे डिमांड करती है, अपने टास्क जो है उसको वो ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो जो है हम कहते हैं कि ये चीज़ें जो है वो पेशेंट की इंजरी को क्या करती है, वर्सन करती हैं और पेशेंट की लाइफस्टाइल में जो है वो चेंजेस प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट क्या करते हैं, हम जी एक्सरसाइज थेरेपी स्टार्ट करते हैं ताकि जो पेशेंट है उसकी इंजरी अगर हो गई है तो उसे क्या कर ले, जल्दी से रिकवर कर ले और ये पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन या एक्टिविटी लिमिटेशन उसको फेस ना करनी पड़े। ठीक है, अब हम बुक में देखते हैं तो उसने कहा हुआ है कि पहले उसने आपको छोटी सी डेफिनेशन बताई हुई है। ठीक है, और उसके बाद उसने आपको बताया हुआ है कि जब भी लॉस होती है या इम्पेयरमेंट ऑफ फंक्शन होते हैं, इम्पेयरमेंट कहते हैं लॉस ऑफ इंटेग्रिटी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की भी हो सकती है या फंक्शनल भी हो सकती है, और अल्टीमेटली वो क्या करता है, या तो अपनी एक्टिविटी को जो है वो मॉडिफाई कर लेता है या उसके जो है वो पैटर्न ऑफ एक्टिविटी को क्या कर लेता है, ऑल्टर कर लेता है। ठीक है, ये चीज़ें उसके बाद जो है वो होती हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहता है, अब वो कहते हैं कि जब भी पेशेंट जो है वो रिकवरी हो, जब पेशेंट को अगर हम लोगों ने प्रोलॉन्ग, एक पेशेंट जो है प्रोलॉन्ग टाइम के लिए उसको इंजरी हुई है और इंजरी के बाद वो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए क्या करता है, मसल को उस जगह पे जिसमें इंजरी हुई है उसको काफ़ी टाइम के लिए उसने इनएक्टिव रखा है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया है, मस्कुलर वीकनेस डेवलप होगी है। वीकनेस किस सेंस में हो सकती है, उसकी रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड हो सकती है। ठीक है, उसके अंदर स्टिफनेस प्रोड्यूस हो सकती है, वो शॉर्टन हो सकता है, यानी इन सीवियर केसेस जब हम एक मसल को यूज़ नहीं करते तो उसकी एट्रॉफी भी हो सकती है। ठीक है, तो मस्कुलर वीकनेस डेवलप हो गई है। ठीक है, या फिर जो है वो रिपीटेटिवली आपने जो है उसके पैटर्न को अल्टरनेटिवली जो है वो इस्तेमाल किया है। ये तमाम चीज़ों की वजह से जो रिकवरी का प्रोसेस है वो डिले हो सकता है। ठीक है, उसने आपको ये भी बता दिया। अब वो एक और बात कहता है, वो कहता है कि आपने कहा कि मूवमेंट का उसने एक ऑल्टरनेटिव पैटर्न जो है उसको डेवलप कर लिया है। अब ये ऑल्टरनेटिव पैटर्न बेशक पेशेंट के लिए हार्मफुल, थोड़ा उस टाइम के लिए उसको बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जो है ये हार्मफुल होता है, क्योंकि नॉर्मल पैटर्न जो है इसके बाद जो है वो एफिशिएंट नहीं रहते। फॉर एग्जांपल, अगर एक पेशेंट जो है वो अपने हाथ से इजीली ग्लास को लेके जा रहा था, लेकिन उसको कोई हैंड की इंजरी हो गई है और वो पूरी तरह से उसको अच्छे तरीके से ग्रिप नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो उसने अपने थंब से उसको ग्रिप कर लिया या अपनी एक फिंगर से या दो इन फिंगर से कर लिया, बाकी को उसने नहीं मूव किया, रिस्ट को उसने इतना अच्छा यूज़ नहीं किया, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी जो तमाम मसल जो है वो जो इनएक्टिव रहा है उसके अंदर क्या हो जाएगा, इनएफिशिएंसी डेवलप हो जाएगी और वो अपने टास्क को जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यही बात उसने आपको पहले दो पैराग्राफ्स में बताई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट वो आपको बताता है कि एम क्या होता है, किस चीज़ का एम, एक्सरसाइज थेरेपी का एम क्या होता है। ठीक है, अब एक्सरसाइज थेरेपी के हमारे पास जो है वो बेसिक 3 एम्स होते हैं। नंबर 1 क्या होता है कि
जब भी हमारे पास जो है वो हम उस जगह पर जहाँ भी मसल इनएक्टिव रहा है कुछ टाइम के लिए, तो हमारा मकसद क्या होता है कि हम उसके अंदर क्या प्रमोट करें, एक्टिविटी को जो है वो प्रमोट करें। प्रमोट क्या करें, उस जगह पर एक्टिविटी को प्रमोट करें, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर एक इनएक्टिविटी की वजह से उसमें जो है वो एक मसल इनएफिशिएंट हो गया है और अपनी मूवमेंट पैटर्न जो है वो ऑल्टर हो सकते हैं, तो हमारा बेसिक मकसद क्या होता है कि हम जो है उस इनएफिशिएंसी को क्या करें, करेक्ट करें, ठीक है। उसके अलावा जो है उसकी रेंज ऑफ मोशन नॉर्मल अगर कम हो गई है तो उसको जो है हम क्या करें, रीगेन करें, ठीक है। और नंबर थर्ड पे हमारा क्या होता है कि हम जो है वो रिहैबिलिटेशन के थ्रू पेशेंट के नॉर्मल लाइफ एक्टिविटीज़ को जो है वो इंकरेज करें, उसकी जो नॉर्मल लाइफ एक्टिविटी है, नॉर्मल लिविंग फंक्शन है, उसको जो है वो प्रमोट करें, पेशेंट की हेल्प करें कि वो अपनी ADLs यानी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग जो है वो आसानी से परफॉर्म कर सके, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि टेक्निक हम इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं। तो टेक्निक्स इसकी बहुत ही सिंपल है। हमारे पास वो कहते हैं नंबर 1 एक्टिव मूवमेंट्स होती हैं। अब एक्टिव मूवमेंट्स हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में ये बताई गई हैं कि एक्टिव, असिस्टेड और रेजिस्टेंस वगैरह मूवमेंट क्या होती है, उसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले उसने आपको बताया हुआ है कि असिस्टेड मूवमेंट, पेशेंट आपके पास आता है, ठीक है, और वो मूवमेंट ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ठीक है, उसके शोल्डर में मसला था और वो शोल्डर को मूव नहीं कर पा रहा है, या फिर उसकी मूवमेंट का पैटर्न जो है वो ऑल्टर हो गया, तो आपने उसको असिस्टेंस प्रोवाइड की, आपने खुद अपने हाथों से पेशेंट की हेल्प की उस रेंज ऑफ मोशन को कंप्लीट करने के लिए जो कि एक टास्क के लिए रिक्वायर थी, जो पेशेंट परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, तो इसको आपने कहा कि आपने जो है वो असिस्टेंस पेशेंट को प्रोवाइड की, ठीक है। नंबर 2 पे जब पेशेंट ने असिस्टेंस आपने प्रोवाइड कर दी और पेशेंट जो है उसका मसल हेल्दी होने लग गया, फिर उसके बाद आपने उसको अलाउ किया कि वो फ्री मूवमेंट जो है वो परफॉर्म करे, तो फिर आपने जो है उसको फ्री मूवमेंट्स प्रोवाइड की कि वो फ्रीली अब मूव करे। फ्री करने के बाद फिर आपने असिस्टेड रेजिस्टेड मूवमेंट पेशेंट को प्रोवाइड की। असिस्टेड रेजिस्टेड क्या मुराद हुई कि पेशेंट एक पार्ट ऑफ रेंज, जैसे कि 0 to 180 डिग्री रेंज है अगर किसी मूवमेंट की, और पेशेंट है वो 0 to 90 डिग्री आसानी से परफॉर्म कर पा रहे हैं, ठीक है, तो इस जगह पर आपने उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया ताकि जो ये रेंज है इंप्रूव होती रहे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर जो है वो पेशेंट 90 से ऊपर मूवमेंट आसानी से नहीं कर पा रहा है, तो इसके बाद यहाँ पर आपने उसको असिस्टेंस प्रोवाइड की, यानी आपने कुछ पार्ट ऑफ रेंज ऑफ मोशन में उसको असिस्टेंस दी, जबकि कुछ पार्ट ऑफ रेंज ऑफ मोशन में आपने उसको क्या दिया, रेजिस्टेंस दी, ताकि वो मूवमेंट जो है वो मसल जो है उस जगह पे स्ट्रेंथन हो सके। और असिस्टेंस इसलिए दी ताकि एक मसल जो है उसको पेन वगैरह जिससे ना हो या कोई इस तरह का मसला ना हो। लास्टली जब आपने ये तीनों काम कर लिए तो उसके बाद फिर आपने पेशेंट की स्ट्रेंथनिंग कराई, और स्ट्रेंथनिंग कराने के लिए आपने रेजिस्टेंस दी, और रेजिस्टेंस हमेशा मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने देनी होती है। जैसे कि अगर पेशेंट की मैंने जो है वो फ्लेक्जन को स्ट्रेंथन कराना है, तो मैं उसको यहाँ पेशेंट को कोई मूवमेंट को स्ट्रेंथन कराना है फ्लेक्जन को, तो मैंने उसको यहाँ से रेजिस्ट करना है, नीचे की डायरेक्शन में मैंने उसको फोर्स अप्लाई करनी है, और पेशेंट जो है वो ऊपर वाली डायरेक्शन में उसको मूव करेगा, तो मेरी जो है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। जबकि असिस्टेंट हमेशा मूवमेंट की डायरेक्शन में होती है। जैसे अगर मैंने फ्लेक्जन को इंप्रूव कराना है तो मैं इस तरह से उसके नीचे हाथ प्लेस करके उसको कहूँगी कि वो जो है वो जो है वो मूवमेंट को कम्प्लीटली परफॉर्म कर सके, ठीक है क्या। तो ये हमारे पास होगी कि इसका टेक्निक्स के एम क्या होते हैं। अब एक्टिव मूवमेंट हम लोगों ने पढ़ ली, तो नंबर 2 पे पैसिव भी होती है। पैसिव में क्या होती है, रिफ्लेक्सिव मूवमेंट्स होती हैं। रिफ्लेक्सिव पैसिवली आप जो है वो पेशेंट को जब भी, अक्सर आपने मसल टेस्टिंग में भी सुना होगा कि हम पेशेंट को जो है वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है, कमांड देते हैं, और पेशेंट का जो मसल है वो रिस्पॉन्ड करता है। आपको EMG में वो दिख सकता है, लेकिन आप जो है वो उसको पैल्पेट करके देख सकते हैं, लेकिन आप उसको उस चीज़ को अपनी नेकेड आई से जो है वो नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये चीज़ हम जो है वो पैसिव मूवमेंट्स में इस्तेमाल करते हैं। पैसिव मूवमेंट्स में कहता है कि हम 2 तरह के मूवमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। रिलैक्स्ड पैसिव मूवमेंट्स है, जिसको आगे जाके हम बहुत डिटेल में, तो इसका तो पूरा चैप्टर है और वीडियोज़ भी आपको मिल जाएंगी। और नंबर 2 हमारे पास कौन सी है, पैसिव मैनुअल मोबिलाइजेशन के थ्रू जो है वो आप उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि पोस्चर की अहमियत क्या होती है एक मूवमेंट के अंदर, और पोस्चर किस तरह से इन चीज़ों में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें कि पोस्चर जो है वो इसमें कैसे हेल्प करता है,